नमस्कार दोस्तों, नियोम टेक्निकल क्लासेज के डेली टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत। हम पहले 2 टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये हमारा टेस्ट थर्ड रहेगा, इसे सोल्व करेंगे। और जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वह विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। इससे क्या होगा, जैसे ही वीडियो डलेगा आपको देखने में हेल्प होगी। तो देखिए, इससे पहले जो टेस्ट सीरीज थी फर्स्ट और सेकंड, उनमें जो क्वेश्चन थे वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके एग्ज़ाम में अति हेल्प करेंगे। तो अब ये जो टेस्ट थर्ड है इसमें भी क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। तो देखिए, इस टेस्ट सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। लेड एसिड बैटरी में आवेशन के समय, तो जो लेड एसिड बैटरी होती है, शीशा संचायक जो सेल जो होता है, शीशा संचायक सेल या बैटरी में आवेशन के समय क्या होगा, जो द्वितीयक सेल होते हैं उन्हें जो द्वितीयक सेल होता है लेड एसिड सेल, ये कौन से प्रकार का सेल है, ये द्वितीयक सेल हैं। तो अब देखिए, जब ये सेल आवेशन के समय जब ये चार्ज होता है तब क्या घटित होता है। तो ऑप्शन देखिए, एसिड का विशिष्ट घनत्व बढ़ जाता है, बी है बैटरी का वोल्टेज कम हो जाता है, सी है एनोड का रंग सफ़ेद हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए, लेड एसिड बैटरी के आवेशन के समय उसमें क्या होता है, जब उसे चार्ज करते हैं उस समय क्या होता है, एसिड का विशिष्ट घनत्व बढ़ जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एसिड का विशिष्ट घनत्व बढ़ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब हम द्वितीयक सेल या बैटरी को हम चार्ज करते हैं तो उनका जो एसिड जो होता है विशिष्ट घनत्व उनका बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। 5 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा 5 ओम के बाह्य प्रतिरोध को धारा सप्लाई कर रहे हैं और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, 1.4 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.3 ओम है। तो सेल द्वारा सप्लाई धारा का मान बताना है, क्या होगा। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए एक सबसे पहले क्या कर लें, एक सर्किट बना ले, उससे क्या होगा, इसे सोल्व करने में आसान होगी। जैसे क्या है कि 5 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो 5 सेल जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं उनके प्रत्येक वोल्टेज का मान कितना है, 1.4 वोल्ट। 1.4 वोल्ट है, 5 सेल हैं, तो कितना हो गया, देखिए 15 चौकू 14 70। तो देखिए इसमें कितना वोल्टेज होगा, टोटल जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 7 वोल्ट। कितना होगा, बैटरी का टोटल 7 वोल्ट होगा। वो कैसे होगा, देखिए सीरीज में जुड़े हुए हैं तो वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो देखिए 1.4 इंटू 5 करो या 1.4 को 5 बार क्या करना है, ऐड करना है। तो कितना राइट क्या होगा, 7 वोल्ट होगा। अब ये भी ध्यान रखें। अब देखिए, प्रत्येक जो सेल हैं उनका जो क्या है प्रतिरोध, जो इनका जो इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 3 ओम। कितना है, 0.3 ओम। तो ये भी ध्यान रखें, ये प्रत्येक सेल का है। और अब ये इतने कितने प्रकार के जुड़े हुए हैं, 5 प्रकार के जुड़े हुए हैं। तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1.5 ओम। कितना होगा, 1.5 ओम। अब देखिए क्या है, अब इन जो सर्किट है इस पर बाह्य प्रतिरोध कितने का जुड़ा हुआ है, 5 ओम का। अब हमें बताना है सप्लाई धारा। तो देखिए, जो सप्लाई धारा होगी I बराबर हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इस प्रकार से निकाल सकते हैं, EN यानी कितने, E यानी वोल्टेज के सेल श्रेणी में जुड़े हुए हैं, इनका टोटल वोल्टेज हो जाएगा। अब नीचे जो होगा वो होगा RN यानी इनका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है प्लस और इसका बाह्य रेजिस्टेंस। इससे इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, धारा का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब टोटल जो वोल्टेज था वो कितना था, अब देखिए कितना है, 7 वोल्ट। कितना था, 7 वोल्ट। और जो इधर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, 1.5 प्लस बाह्य जो रेजिस्टेंस है, बाह्य रेजिस्टेंस कितने का जुड़ा हुआ है, 5 ओम का। अब देखिए ये कितना हो गया है, 7 अपॉन कितना हो गया है, 6.5। कितना हो गया है, 6.5
5। अब जब 7 में हम 6.5 का डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, वो होगा 1.076 एम्पियर बी। आप इसे सोल्व कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 1.076 एम्पियर। तो ये ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक रेक्टिफायर के डीसी आउटपुट में एसी के घटकों की मात्रा को क्या नाम दिया जाता है, ये बताना है कि एक क्या है रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में बदल रहा है, और डीसी जो क्या है आउटपुट है। क्या करता है ये देखिए, एसी को क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, जैसे इनपुट, और ये क्या हो जाता है आउटपुट। तो आउटपुट में जो डीसी के घटक होते हैं इनके साथ में क्या है, एसी के घटक भी मिले हुए हैं। तो इसे क्या बोला जाएगा, तो ऑप्शन देखिए, फॉर्म फैक्टर, पावर फैक्टर, रिपल फैक्टर या पीक फैक्टर। तो उसे बोला जाता है, ये ध्यान रखिए, क्या बोला जाता है, रिपल फैक्टर। क्या बोला जाता है, रिपल फैक्टर बोला जाता है। तो क्या होगा, रेक्टिफायर के डीसी आउटपुट में एसी के जो घटकों की जो मात्रा होगी, यानी एसी के घटकों की जो मात्रा होगी उसे बोला जाता है रिपल फैक्टर। ये प्योर डीसी नहीं होती है, इसमें क्या होते हैं, एसी के घटक मौजूद होते हैं, तो उसको बोला जाता है रिपल फैक्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, ओम मीटर से चेक करने पर ओपन रजिस्टर प्रदर्शित करता है। तो ये जी ओम मीटर है, ओम मीटर से क्या चेक कर रहे हैं, ओपन रजिस्टर यानी खुला सर्किट, यानी ओपन जो प्रतिरोध का प्रदर्शित करता है। तो वो बताइए क्या मान प्रदर्शित करेगा जब हम ओपन रजिस्टर को ओम मीटर के द्वारा जांच कर रहे हैं, तो वह क्या इंगित करेगा। तो ऑप्शन देखिए, अनंत, शून्य, निम्न लेकिन शून्य नहीं, उच्च लेकिन टॉलरेंस के भीतर। तो ध्यान रखें, ओम मीटर से जब हम ओपन रजिस्टर को चेक करते हैं तो ओम मीटर हमें पाठ्यांक क्या देगा, अनंत पाठ्यांक देगा। क्या देगा, अनंत पाठ्यांक देगा। और यदि शॉर्ट सर्किट है तो वो क्या देगा, शून्य पाठ्यांक देगा। तो ये भी ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक त्रिकला यानी थ्री फेज क्या है, 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर में 5% की स्लिप है, तो रोटर की आवृत्ति होगी। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अब क्या बताना है कि थ्री फेज की क्या है, 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज की क्या है, प्रेरण मोटर में 5% की क्या है, स्लिप है, और रोटर आवृत्ति। यानी अपन को बताना है रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो देखिए, रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो होता है वो इस प्रकार से होता है, रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर होता है स्लिप कितनी परसेंट है, स्लिप परसेंट इनटू क्या होगा, वो होगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी। क्या होगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी से हम क्या निकाल सकते हैं, रोटर आवृत्ति निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, इस फॉर्मूले में मान रखते हैं जैसे 5% को हम जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, परसेंट हटाने पर 5/100 इंटू, अब जो क्या है, अब देखिए इसमें जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। अब इससे डिवाइड करेंगे तो 2 बार हुआ। अब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 हर्ट्ज। क्या होगी फ्रीक्वेंसी, 2.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इसकी राइट आंसर होगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी या सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी इसे बोल सकते हैं। अब चलते हैं कि डीसी पार्श्व जनित्र की क्रांतिक चाल वह चाल होती है जिसके नीचे। तो ये क्या है, ये एक डीसी शंट जनित्र है। उसमें क्या होता है, देखिए क्रिटिकल जो स्पीड होती है, क्रांतिक जो चाल होती है, उस चाल के नीचे चल रहा है, तो वह वोल्टेज बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब डीसी जनित्र को यदि क्रांतिक स्पीड या इसे बोला जाता है क्रिटिकल स्पीड से ऊपर है तो क्या होगा, वोल्टेज बनाएगा। और क्रिटिकल जो स्पीड है इससे जो क्या होगा, नीचे है, तो ये वोल्टेज नहीं बनाएगा। तो ये भी ध्यान रखें, ये क्या एक होता है, स्पीड की एक नियत जो क्या रहती है, एक नियत स्थिति होती है जिसके ऊपर क्या होता है, ये वोल्टेज बनाता है। उस स्पीड से ये घूमेगा
तो ये क्या होगा, वोल्टेज बनाएगा और उस स्पीड से नीचे घूमेगा, घूर्णन करेगा, तो वह क्या होगा, वोल्टेज नहीं बनाएगा। तो ये ध्यान रखिए क्या होगा, देखिए डीसी पार्श्व जनित्र की क्रांतिक चाल वह चाल होती है जिस चाल के नीचे, अब देखिए क्रिटिकल स्पीड से क्या बता रहा है, नीचे बता रहा है, तो क्या होगा, वोल्टेज बनाने में असफल रहेगा। क्या होगा, जनित्र वोल्टेज बनाने में असफल रहता है। तो ये ध्यान रखें, जनित्र वोल्टेज बनाता है नहीं, जनित्र वोल्टेज बनाता है क्रिटिकल स्पीड से अधिक स्पीड पर। तो ये ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डायोड अग्र अभिनीति होता है। क्या है, एक डायोड है, अग्र अभिनीति को बोला जाता है फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड जो बाइसिंग होती है उसके बारे में बताना है कि डायोड की अग्र बाइसिंग होता है यदि कब होगा, देखिए कैथोड के सापेक्ष एनोड धनात्मक, एनोड के सापेक्ष कैथोड धनात्मक, एनोड व कैथोड के एक ही ध्रुवण पर, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये क्या है, ये एक डायोड है, इसका क्या ये भाग होता है एनोड होता है, ये भाग क्या होगा, कैथोड होगा। यदि हम एनोड को किससे जोड़ते हैं, पॉजिटिव से, और कैथोड को हम यदि नेगेटिव से जोड़ेंगे तो इस जो सर्किट को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग। और इसका विपरीत कर दिया जाए तो उसे बोला जाता है रिवर्स बाइसिंग, यानी पश्च अभिनति। तो ये ध्यान रखें। अब देखिए क्या होगा, देखिए जो कैथोड है, ये कैथोड जो है, कैथोड के सापेक्ष क्या है, एनोड क्या है, एनोड धनात्मक है, कैथोड के सापेक्ष एनोड धनात्मक होगा, ये राइट आंसर होगा। अब देखिए दूसरा, एनोड के सापेक्ष, एनोड के सापेक्ष कैथोड धनात्मक है क्या, नहीं, एनोड के सापेक्ष कैथोड ऋणात्मक है। तो ये ध्यान रखें। और क्या है इसका राइट आंसर होगा, वो होगा कैथोड के सापेक्ष, कैथोड के सापेक्ष एनोड क्या है, धनात्मक, यानी एनोड को, एनोड जो भाग है इसका, इसे पॉजिटिव से जोड़ दिया जाए और डायोड का कैथोड भाग बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो वह क्या होगा, वह अग्र अभिनीति में होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए चित्र में दर्शाए गए परिपथ का शक्ति गुणक बताना है, पावर फैक्टर क्या होगा। अब देखिए चित्र को देखिए क्या है, ये एक ऐसी सर्किट से क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें रेजिस्टेंस क्या है, 3 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, किसके, XL। इंडक्टिव रिएक्टेंस के क्या जुड़ा हुआ है, 4 ओम का क्या है, प्रतिरोध है, प्रेरकीय प्रतिघात, इसे बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात कितने ओम का है, प्रेरकीय प्रतिघात कितने ओम का है, 4 ओम का। और देखिए 3 ओम का क्या जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो हमें बताना है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर ऐसी सर्किट में ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है जिसे बोला जाता है कोस फाई बराबर R/Z से हम क्या कर सकते हैं, पावर फैक्टर का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इस सर्किट में Z का मान नहीं दिया गया है, तो Z का मान हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, Z बराबर √R² प्लस क्या होगा, XL का स्क्वायर। अब देखिए Z बराबर जो होगा प्रतिबाधा, इम्पीडेंस जो होगा, अब देखिए 3 ओम का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9, कितना होगा, 9 होगा। और प्लस XL की जगह 4 रखने पर, उसका वर्ग करने पर क्या होगा, वो होगा देखिए 4 चौके 16। अब इसका रूट करने पर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, प्रतिबाधा का मान 16 9 25। अब √25 का मान कितना होगा, देखिए Z बराबर √25, तो √25 का मान कितना होगा, Z बराबर 5, कितना हो गया है, इम्पीडेंस हो गया है 5। अब देखिए हमें बताना है पावर फैक्टर, क्या बताना है, पावर फैक्टर कोस फाई बराबर क्या होता है, R/Z होता है। रेजिस्टेंस का मान कितना है, 3, और जो इम्पीडेंस है इसका मान कितना है, 5। अब इसको डिवाइड करने से पहले देखिए क्या होगा, अब इसमें पूरा भाग नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 करेंगे। अब 30 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो कितना हुआ, 0.6 क्या है, इसका पावर फैक्टर होगा, क्या होगा, 0.6 इसका राइट आंसर होगा। कितना होगा पावर फैक्टर, 0.6, कितना होगा, 0.6। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह हैं जो, अब बताना है जो प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं
वह है जो चुंबक को क्या करते हैं, चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होता है। बी है चुंबक के द्वारा आकर्षित होता है। सी जिसकी पारगम्यता 1 से अधिक होती है। डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह होते हैं जिन्हें वह क्या करते हैं, वह चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, वह पदार्थ कहलाते हैं चुंबकीय प्रतिकर्षित पदार्थ, यानी डायमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं ऐसे पदार्थ। तो इनकी जो उदाहरण है वो क्या होंगे, देखिए लकड़ी, क्या होगा, लकड़ी होगा, हवा हुआ, सॉरी लकड़ी जल, लकड़ी जल हुआ, बिस्मित हुआ, एंटीमनी हुआ, और इसके साथ में वो होता है हीरा ग्रेफाइट। ये क्या होते हैं, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। इनकी जो चुंबकशीलता होती है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता क्या होती है, इकाई से कम होती है। तो ये भी ध्यान रखिए, इकाई से कम होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, प्रतिचुंबक को चुंबक के द्वारा क्या करते हैं, ये प्रतिकर्षित होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, और इनकी जो पारगम्यता जो होती है वो क्या होती है, इकाई से कम होती है। एक होता है अनुचुंबकीय, एक होता है लोह चुंबकीय। लोह चुंबकीय जो होती है उनकी पारगम्यता 1000 से अधिक होती है। अनुचुंबकीय की पारगम्यता कितनी होती है, इकाई होती है, और प्रतिचुंबकीय की कितनी होती है, इकाई से कम होती है। तो ये भी ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते समय उसे किस वाइंडिंग के साथ जोड़ना चाहिए। तो क्या है, एक विभव ट्रांसफार्मर है, क्या है, विभव ट्रांसफार्मर, विभव उपकरण ट्रांसफार्मर है, इसका प्रयोग करते समय किस वाइंडिंग के साथ जोड़ना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो पोटेंशियल जो ट्रांसफार्मर होता है ये क्या मापता है, ये उच्च वोल्टेज लाइनों में क्या मापता है, वोल्टेज का मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, ये होता है स्टेप डाउन। किस प्रकार का होता है, स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। ये क्या करता है, वोल्टेज के मान को कम करता है, वोल्टेज के मान को क्या करता है, ये कम करता है। तो ये ध्यान रखिए, ये कहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है, तो ये जुड़ा रहेगा सेकेंडरी वाइंडिंग में। कौन सी वाइंडिंग में जुड़ा रहेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर रहता है ये एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है। इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें टर्नों की संख्या क्या रहती है, अधिक रहती है, और पतले तार की बनाई जाती है। और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग रहती है उसमें टर्नों की संख्या कम रहती है और वह मोटे तार की बनाई जाती है। तो ये ध्यान रखें। और ये पोटेंशियल जो ट्रांसफार्मर में जो वोल्ट मीटर लगा हुआ रहता है वो भी ध्यान रखें कितनी रेंज का रहता है, वो रहता है 0 से लेकर 115 वोल्ट। कितना रहता है, 0 से लेकर 115 वोल्ट तक के क्या रहते हैं, रेंज में स्थित रहते हैं, 0 से 115 वोल्ट। और कौन से टाइप का रहता है ये भी ध्यान रखिए, ये होता है मूविंग आयरन टाइप का, मूविंग आयरन टाइप का वोल्ट मीटर लगा हुआ रहता है। और ये कहाँ पर लगा हुआ रहता है, ये लगा हुआ रहता है उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परमाणु के नाभिक का व्यास होता है, तो परमाणु के नाभिक का व्यास बताना है, क्या होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि परमाणु के नाभिक का व्यास होता है। तो अब देखिए इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक परमाणु के नाभिक में और एक परमाणु का व्यास क्या होता है। एक होता है परमाणु का व्यास, एक होता है नाभिक का व्यास। अब ध्यान रखिए, नाभिक और परमाणु में देखिए, परमाणु जो रहता है इसका जो मान रहता है वो कितना रहता है, 10⁻⁻10 मीटर। कितना रहता है, 10⁻⁻10 मीटर। इसका जो व्यास रहता है वो कितना रहता है, परमाणु का 10⁻⁻10। और जो नाभिक का जो रहता है वो कितना रहता है, 10⁻⁻15 मीटर। तो ये ध्यान रखें कितना होगा, 10⁻⁻15 मीटर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। तो ध्यान रखें, परमाणु का जो व्यास होता है वो होता है 10⁻⁻10 और 10⁻⁻15 कितना रहता है,
10⁻⁻15। नाभिक का जो रहेगा वो कितना रहेगा, 10⁻⁻15 मीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करता है कहलाता है। तो देखिए, विद्युत परिपथ का वह गुण जो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा यानी हीट में परिवर्तित करता है। कौन सा गुण करता है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में? तो ध्यान रखिए, ऑप्शन देखिए, धारा वोल्टेज और विद्युत वाहक बल व प्रतिरोध। तो हम ध्यान रखें कि विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में चेंज करता है, वह कौन करता है? वह करता है प्रतिरोध। क्या करता है? प्रतिरोध क्या करता है? हीट में चेंज करता है। किस में चेंज करता है? हीट में चेंज करता है, ऊष्मीय जूल के नियम के अनुसार। तो ये ध्यान रखें, प्रतिरोध में गुण होता है, क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न करने का। जैसे हीटिंग एलिमेंट हुआ नाइक्रोम, ये एक रेजिस्टेंस है, ये क्या करता है? ये एक हीट उत्पन्न करता है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, कैलाश युक्त दोलित्र का उपयोग ट्रांसमीटर के रूप में किया जाता है, इसका कारण क्या है? जो ऑसिलेटर होते हैं, कैलाश युक्त ऑसिलेटर जो होते हैं, उनका प्रयोग जो ट्रांसमीटर होते हैं, प्रेषित ट्रांसमीटर्स के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग करने का क्या कारण है? तो ध्यान रखिए, इसका प्रयोग करने का कारण होता है, ट्रांसमीटरों के रूप में प्रयोग करने का कारण होता है क्योंकि इसकी जो आवृत्ति रहती है वो क्या रहती है? एक स्थिर आवृत्ति रहती है। क्या रहती है? आवृत्ति चेंज नहीं होती है, आवृत्ति का मान स्थिरता के साथ बना हुआ रहता है। तो इसीलिए कैलाश युक्त दोलित्र का उपयोग ट्रांसमीटरों में किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कंक्रीट दीवार, ये क्या है? एक कंक्रीट की बनी हुई दीवार है, छत पर पेच लगाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? अब बताइए, ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। अब ऑप्शन देखिए, लिंक क्लिप, बुशिंग, सैडल्स, राउल प्लग टूल। तो हमेशा ध्यान रखें, कंक्रीट जो दीवार और छत के पर जो पेच लगाते हैं उसमें किस वस्तु का प्रयोग करेंगे? राउल प्लग टूल का। ये हम जो अपन टॉपिक वाइज जो रिवीजन कर रहे हैं उसमें एक टॉपिक है राउल प्लग टूल, उसके बारे में अलग से बताया गया है, तो वहाँ पर देखें तो उसमें पूरा राउल प्लग टूल के बारे में बताया गया है। तो ये ध्यान रखें। और आज के जो इस टेस्ट के अंतिम क्वेश्चन ये था। अब अगला जो क्वेश्चन रहेगा टेस्ट 4, उसी में भी इसी प्रकार से महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें जोड़े जाएंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ये यदि आप इस चैनल पर नए विद्यार्थी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।